डियर स्टूडेंट, आपके सामने परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न भी होते हैं, आते रहते हैं। अगर आप उन परीक्षा के प्रश्नों को पूरी तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, उसका उत्तर जानना चाहते हैं और उसके उत्तर को लिख करके परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे सामने नीचे अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं दूंगा। सबसे पहले आज आप इस पोएम के बारे में पढ़िए। ये देखिए, ये जो वीडियो है विशेष प्रकार से रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री जो हमारी तरफ से है, बीए जो है फर्स्ट ईयर के लिए है, ईयर फर्स्ट के लिए सेमेस्टर सेकंड का ये वीडियो है। इसको आपको अध्ययन करना है और कोर्स का टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोएट्री। और आज हम इसमें यूनिट 4 को अध्ययन करेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आपको यह जानना है कि व्हाट इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वो किसे रोकना चाहते हैं, किसको रोकना चाहते हैं, कौन चाहता है रुक जाए। ये बहुत ही शानदार अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। ये एक आधुनिक पोएट है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन 1809 में पैदा हुए थे। हिज चाइल्डहुड वाज ट्रबल्ड बाई फैमिली इनस्टेबिलिटी। उनका जो चाइल्डहुड था, जो उनका बचपना था, जो फैमिली की जो है ट्रबल था, परेशानियों में था। इनस्टेबिलिटी अर्थात जो अस्थिरता की स्थिति में उनका बचपना गुजरा था। एंड मेंटल इलनेस, और मेंटल इलनेस था इन हिज फैमिली। उनके यहाँ जो कुछ परेशानियां थी, विच मेड हिम सेंसिटिव, जिसने उनको सेंसिटिव बना दिया था, टू इमोशनल पेन, और उनको भावनात्मक दर्द दे दिया था। और उसी की ये बात कर रहे हैं। लेटर द सडन डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, और अंत में उनका एक क्लोज फ्रेंड था जिसकी डेथ हो जाती है और जिनका नाम होता है आर्थर हेलेन, डीपली अफेक्टेड हिम, उनको बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देता है। देखिए, फैमिली से तो वो थोड़ा सा परेशान थे, ये फैमिली में परेशानियां थी, लेकिन फिर जब उनका मित्र जो है उनको छोड़ के चला जाता है, उसकी सडन डेथ हो जाती है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसी परेशानी के लिए ये पोएम लिखते हैं। उन्हीं को याद करके उनकी ये पोएम है। टेनिसन बिलोंग टू ए विक्टोरियन एज। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं टेनिसन की, तो टेनिसन बिलोंग्स टू ए विक्टोरियन एज, अ पीरियड मार्क्ड बाय साइंटिफिक प्रोग्रेस, रिलीजियस डाउट एंड मोरल अनसर्टेनिटी। देखिए, ये विक्टोरियन एज जो थी, इसमें जो 18वीं शताब्दी थी, बेसिकली 18वीं जो शताब्दी थी, इसमें नए 19वीं शताब्दी जो थी, ये नए नए प्रयोग हो रहे थे। 1919 में जो है लोग उड़ने का प्रयास करने लगे थे और उसी तरीके से बहुत सी चीजें आई थी। तो ये नई सदी थी, नई चीज थी, नई चीजें आई थी। और विक्टोरियन एज इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए। विज्ञान के बारे में नए नए इजादात हो रहे थे, और जब विज्ञान के जो नए इजाद हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है धर्म पर लोगों को डाउट होने लगा था और उनकी जो है नैतिक जो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बढ़ने लगी थी। जो लोग अपने आप को नैतिक मोरल समझते थे, मोरल उनका था, उसकी के बारे में वो लोग थोड़ा सा उनके अंदर डिलीमा हो गई थी कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट वी शुड टू डू। तो ये चीज थी। हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट द विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फेथ एंड डाउट। ये उनकी पोएट्री जो है, उनकी पोएम है विक्टोरियन एज की, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन फेथ एंड डाउट। विश्वास और डाउट, जो शंका है, उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है। ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस, जो ट्रेडिशन है और जो प्रोग्रेस हो रही है उसके बीच संघर्ष है। होप एंड डिस्पेयर, आशा और निराशा के बीच में एक जो है संघर्ष है। कई चीजों के बीच में संघर्ष है। ही gives poetic expression to the intellectual and emotional struggle of his age। वो क्या करते हैं, एक पोएटिक एक्सप्रेशन देते हैं टू द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्ट्रगल, जो एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल संघर्ष है उनकी एज का, उसको एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसी को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। टेनिसन्स ग्रेटनेस लाइज इन हिज म्यूजिकल लैंग्वेज, जो उनकी जो महानता है, जो उनकी जो विशेषता है, वो उनकी म्यूजिकल लैंग्वेज में पाई जाती है। एंड हिज एबिलिटी टू वॉइस टू कॉन्सेंस ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, जो विक्टोरियन सोसाइटी की जो कॉन्सेंस है, अंतरात्मा है, उसकी जो है
वो वर्णन कर रहे हैं, जो उनका जो है अच्छे या बुरे के ज्ञान होने का जो एक सिस्टम था उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उसी आवाज को उठा रहे हैं। उनके मशहूर अगर कुछ फेमस काम जो पोएम की बात करेंगे तो उसमें इन मेमोरियन है, यूलिसिस है, द लेडी ऑफ शैलॉट है, इडलीज ऑफ द किंग है। आइए ऐसा इंट्रोडक्शन करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिरिक ब्रेक ब्रेक का। ये जो है एक्सप्रेसेस डीप पर्सनल ग्रीफ थ्रू नेचुरल इमेजरी। वो नेचुरल इमेजरी के नेचर की इमेजरी को लाते हैं और उसके द्वारा वो शो कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन डीप पर्सनल ग्रीफ, जो उनका व्यक्तिगत दुख है उसके बारे में वो बात करते हैं कि उनका व्यक्तिगत दुख क्या है, उसी को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरीके से एक इमेजरी दे रहे हैं, एक इमेजिनेशन दे रहे हैं, और वो भी कौन सा इमेजिनेशन दे रहे हैं, वो एक नेचुरल इमेजिनेशन जो है इमेजरी दे रहे हैं, उसी के बारे में वो शो कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, रिटन आफ्टर द डेथ, और ये कब लिखी गई थी, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलन। उनके जो फ्रेंड है आर्थर हेलन, उन्हीं की डेथ के बाद ये लिखी गई है। द पोएम कंट्रास्ट द रेस्टलेस सी विद ह्यूमन sorrow, showing how nature continues unchanged while the poet struggles to accept loss, silence, memory and irreversible separation alone। ये देखिए इसमें दो चीजें कह रहे हैं कि इसमें जो राइटर जो है ना, तब ये जो अल्फ्रेड टेनिसन है उनका दोस्त की जब डेथ हो जाती है तो वो आर्थर हेलन की, उनका फ्रेंड जो आर्थर हेलन, उसकी जब डेथ हो जाती है तो ये पोएम लिखते हैं और ये कंट्रास्ट करती है। क्या करते हैं, कंट्रास्ट करती है, अर्थात विरोधाभास दिखाती है। क्या चीज, द रेस्टलेस सी, कि समुद्र जो है वो लगातार चलता रहता है, उसकी लहरें लगातार चलती रहती हैं, वो कभी रुकती नहीं है, रेस्टलेस, आराम नहीं करती हैं वो। और सी विद ह्यूमन sorrow, मनुष्य के दुख से, और उसको जो है रिलेट करते हैं, उससे कंट्रास्ट करते हैं। क्या करते हैं, शोइंग हाउ नेचर कंटिन्यूज अनचेंज। वो कहता है कि नेचर तो कंटिन्यूस चलता रहता है, व्हाइल द पोएट स्ट्रगल, जबकि पोएट का जो संघर्ष है, टू एक्सेप्ट लॉस, उसे लॉस करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, मेमोरी की बात आती है, इनरिवर्सिबल सेपरेशन एलोन, और उन सब चीजों को जो इरिवर्सिबल है, अर्थात जो वापस ना आने वाला सेपरेशन है, अलगाव है, उन सब चीजों को अकेले झेलना पड़ रहा है। ये नेचर है, नेचर तो अपना कंटिन्यू है, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है वो जब अलग हो जाता है, जब दूर चला जाता है, तो वो कभी वापस नहीं आता है। वो ब्रेक ब्रेक में इसी बात को शो कर रहे हैं। ब्रेक के माने होता है रुकना, ठहरना, तो उस या तोड़ना, लेकिन यहां पर यह है रुकने के है, ठहरने के है, कि वो किस तरीके से आता है। और जो तीन ब्रेक यहाँ पे यूज होता है, तीन ब्रेक का तीन तरीके से यूज कर रहे हैं कि ये जीवन को किस तरीके से, मनुष्य का जीवन जो है कैसे चलता रहता है, कैसे टूट जाता है, कैसे बिखर जाता है, कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ये सारी बातें इसमें कह रहे हैं। जैसा थीम देखिएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम दिया है, अब थीम देखिए पोएम की। द सेंट्रल थीम ऑफ द ब्रेक 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 इज ग्रीफ caused by irreversible loss। ये जो ब्रेक ब्रेक पोएम है, ये एक ग्रीफ है, एक दुख है, caused by irreversible loss, जो irreversible है, अर्थात वापस ना आने वाला अपूर्ण जो क्षति के बारे में बात कर रहा है। लॉस के माने होता है क्षति, नुकसान, कुछ ऐसा नुकसान हुआ है जो कभी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। टेंशन पोर्ट्रेज मोर्निंग एज साइलेंट इन वर्ड एंड इंड्योरिंग। वो क्या कहते हैं कि टेंशन जो है ना, पोर्ट्रेज मोर्निंग, अपने मोर्निंग को, अपनी जो है ना जो रोना धोना उनका जो है, जो दिखा रहे हैं, वो एज साइलेंट, वो बिल्कुल साइलेंट की तरीके से, इन वर्ड, और जो किस तरीके से इनवर्ड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, किस तरीके से मन के भीतर, इनवर्ड माने मन के भीतर, इनवर्ड माने मन के भीतर, एंड एंड्योरिंग, और उनके अंदर वो टिका हुआ है, एंड्योर के माने टिकाऊ, मजबूत है, वो इन सारी चीजों को वो सहन कर रहे हैं, और उनके अंदर बड़ी मजबूती से वो दुख टिक गया है। जो उनके दोस्त की डेथ है वो जो है मन के अंदर, उनके मन के भीतर बैठ गया है।
द सी सिंबलाइज रिलेंटलेस टाइम, और जो शो को दिखा रहे हैं, समुद्र को जो सिंबलाइज कर रहे हैं, वो रिलेंटलेस निष्ठुर टाइम को बता रहे हैं। यानी कि समय जो है ना बहुत निष्ठुर है। ये जब वक्त आता है ना जिसका, वो ये नहीं देखता कि कौन क्या है, उसको लेके चल देता है। कहता है, एक पोएट कहता है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, जो ये मौत जो है ना, ये राजाओं को भी नहीं छोड़ती है ना। सब लोग एक जैसे चले जाते हैं। जब हम पोएम पढ़ते हैं तब पता लगता है। इन लोगों ने हमें बताया है कि आज खूब घूम लो, फिर लो, ऐश कर लो, लेकिन जिस दिन डेथ आएगी तो आप डेथ एक सेकंड के लिए नहीं रुक सकती है। और वही एक बात कह रहा है कि सिंबलाइज कि ये कितना निष्ठुर है, समय कितना निष्ठुर है, कितना जो है बेरहम है ये हमारे साथ, विच मूव्स फॉरवर्ड, जो आगे बढ़ता जाता है, इनडिफरेंट टू ह्यूमन सफरिंग, और इनडिफरेंट है ये ह्यूमन सफरिंग से, जो मतलब कि उदासीन है। माने इनडिफरेंट के माने उदासीन के है। ये इसको आदमी की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है कि वक्त जो है चलता जाता है, कितना निष्ठुर समय है, इसको मनुष्य के, इंसान की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, है ना। अगर लेना देना होता तो ये सॉन्ग न बनता कि कैसे ठहर ठहर जरा देखन दे, है ना, मन भर मायने ना मोहेरे डगरिया, ये नहर डगर डगर जरा देखन दे। कैसे वो सॉन्ग कि मुझे जरा सा रुक जाओ, ये देखने दो। तो कहता है कि गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाकन दे, है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं, ये निष्ठुर समय जो है ना ये चलता जाता है। ये आपकी डिस्टेंस से के अनुसार नहीं चलता, ये इसका अपना लक्ष्य है। ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके लक्ष्य को कुचलता हुआ चला जाता है, और हमको पता भी नहीं लगता कि इसने हमारे लक्ष्य को किस तरह कुचल करके, रौंद करके वक्त आगे चला गया है। और हम वक्त का बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा समय आएगा, अच्छा दिन आएगा, बट इट हैज गॉन। समय आता नहीं है, बल्कि हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं, हमारी संवेदनाओं, हमारे आवश्यकताओं को कुचलता हुआ, रौंदता हुआ चला जाता है, और हम इस इंतजार में बैठे रह जाते हैं कि अच्छा टाइम आएगा, अच्छा समय आएगा। तो यही कहता है कि समय बहुत निष्ठुर है। समय का हमेशा जो है इज्जत और सत्कार कीजिए, वरना ये समय जब आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर उसके बाद आप देखते रह जाओगे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो यही चीज है, वो बताता है कि कितना उदासीन है मानव की सफरिंग से कि इंसान कितना परेशान है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ह्यूमन जॉयज एंड एक्टिविटी कंटिन्यू अराउंड द पोएट इंटेंसिफाइंग हिज आइसोलेशन। ये क्या कहता है, ह्यूमन जॉय एंड एक्टिविटी, मनुष्य का जो जॉय है और एक्टिविटी है वो भी कंटिन्यू है अराउंड द पोएट। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग अपना मस्त हैं, कोई अपनी प्रेमिका को गले में लगा करके घूम रहा है, कोई उसको जो है कमर से में हाथ डाल के घूम रहा है, सारी चीजें चल रही, सब लोग अपने जॉय में खुश हैं। लेकिन और क्या चीज है, द पोएट अराउंड द पोएट इंटेंसिफाइंग, और ये क्या कहता है, वो जो है हिज आइसोलेशन, इसमें क्या कह रहा है कि कंटिन्यू अराउंड हिम इंटेंसिफाइंग, उसे इंटेंसिफाई कर रहा है, उसको तितर बितर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। हिज आइसोलेशन, उसकी तन्हाई जो है बढ़ती जा रही है। तीव्रतर होना, इंटेंसिफाई के माने बढ़ना के है यहां पर, और उसका जो आइसोलेशन है, जो उसकी तन्हाई है, वो बढ़ती जा रही है। हालांकि समाज के लोग हैं, वो कहीं पे है, समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, और समुद्र के किनारे लोग मस्त हैं, कोई खेल रहा है, कोई गुब्बारे से खेल रहा है, कोई किसी चीज से खेल रहा है, कोई रेत से खेल रहा है, कोई रेत पे सोया हुआ है, और ये अपनी तन्हाई से अकेले लड़ रहा है, और इसकी तन्हाई जो है बढ़ती ही जा रही है। तो यही बात कह रहा है। और ये कहता है हिज आइसोलेशन मेमोरी बिकम्स पेनफुल बिकॉज द पास्ट
कैन नॉट रिटर्न। उसकी जो याद आती है उसके दोस्त की, कि वो भी अपने दोस्त के साथ बैठा करता था, अपने दोस्त से अपने मन की बात कहता था, अपने दोस्त से जब अपने मन की बात कहता था तो उसका मन हल्का हो जाता था, तो वो वापस नहीं आ सकती है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर, दी पोएम ये भी दिखाती है कि द कंट्रास्ट बिटवीन द नेचर्स परमानेंस एंड द ह्यूमन मॉर्टेलिटी। ये जो है मानव की मॉर्टेलिटी, मानव का नश्वर होना, और नेचर का जो है बिल्कुल लगातार स्थिर होना, परमानेंस होना भी ये शो कर रहा है। वाइल वेव्स एंडलेसली ब्रेक, टकराती हैं, जो ये वेव्स हैं वो एंडलेसली ब्रेक, देखिए आती हैं, टकराती हैं। देखिए इसमें 3 शब्द उसने प्रयोग किया है पोएम में, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये कहता है द वेव्स, वाइल द वेव्स एंडलेसली ब्रेक, टूटती हैं, तोड़ती हैं, आती हैं, रुकती हैं। ब्रेक, आप वो जो ब्रेक लगाते हैं साइकिल में, मोटरसाइकिल में, तो रुकती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो उसी तरीके से कहा था अपॉन द शोर, समुद्र पर वो आती हैं, टकराती हैं, चली जाती हैं। बट आगे क्या कहता है, सॉरी बट नहीं है, सी शो, ह्यूमन रिलेशनशिप आर फ्रैजिल, और मनुष्य का जो रिलेशनशिप है ना वो फ्रैजिल है, बहुत ही नाजुक है, एंड फाइनाइट, सीमित है, निश्चित है, अनिश्चित नहीं, निश्चित है। जब तक हमारा और आपका साथ लिखा है तब तक हम रहेंगे, वरना एक दिन मौत आएगी और चुटकी बजा करके आपको लेके चली जाएगी। आपके तमाम रिश्तेदार भी अगर आपको घेर के बैठे होंगे, आपके सगे संबंधी घेर के बैठे होंगे, अलमारियों में सोना और चांदी भरा होगा, लेकिन मौत रुकेगी नहीं। तो उसी बात को बताता है लॉर्ड टेनिसन कि जब इनके बीच में आती है मौत तो ये कोई इसको रोक नहीं पाता है, और ये कहता है कि जो है ये चली जाती है, कि ये मौन जो है, मनुष्य जो है ये मॉर्टल है, नश्वर है, जबकि जो है नेचर जो है ये परमानेंस है, ये हमेशा रहने वाला है। वाइल, आगे देखिए ये क्या कहता है, वाइल वेव्स एंडलेसली ब्रेक अपॉन द शोर, human relationship are fragile and finite. Tennyson suggests that language fails to express true sorrow. अब यहां पे टेनिसन एक चीज और कहता है कि हम अपने दुखों को शब्दों में नहीं कह सकते हैं। जिसके ऊपर दुख होता है वही जानता है कि उसका दुख क्या है। बहुत से लोग हैं, मैंने खुद कई प्लेस पढ़ाए हैं, शेक्सपियर के का जो उथैलो पढ़ाया और दिखाया, तो उसमें भी मुझे उसका डेस्डेमोना का जो फादर होता है, वो जब डेस्डेमोना एक हबशी से शादी कर लेती है, वो एक निग्रो से जब शादी कर लेती है तो उसको इतना दुख होता है कि दुख में वो मर जाता है। तो यही चीज इसमें दिखाया गया है कि और उसको वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, हालांकि उसके दुख को उसको सांत्वना देने के लिए राजा भी उसको समझाता है, सभी लोग उसको समझाते हैं कि ये इसको एक नीति का रूल मान लो, मगर जब आदमी के ऊपर दुख पड़ता है तो दुख से वो कोई समझौता नहीं कर पाता, और बहुत से लोग हैं दुख को जो है सह नहीं पाते हैं और दुनिया को छोड़ देते हैं। एक उर्दू का शेर है कि जो अजियतें तूने दी है मुझे, मेरी जगह पे तुम होते तो मर गए होते। किसी को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि जो परेशानियां जो तुमने मुझको दी है ना, मेरी जगह पे तुम होते तो मर गए होते। लेकिन बहुत से लोग हैं उन दुख को झेलते हैं। कुछ कहता है कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। लोग कहते हैं कि ये जो मौज है, जो ये लहरें हैं, ये जो वेव्स हैं, हादसे की जो लहरें हैं आती हैं, हमको चोट पहुंचाती हैं, लेकिन फिर भी मैं इन घातक लहरों से लड़ते हुए अपने जीवन को जीता जाता हूं। अगर मेरे जीवन में आसानी हो जाए तो मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन ये यहां पे टेनिसन कहता है कि जो है लैंग्वेज फेल्स टू एक्सप्रेस ट्रू सॉरो, जो सच्चा दुख है ना वो कोई लैंग्वेज एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। मेकिंग ग्रीफ प्रोफाउंड, और जो ग्रीफ जो है ना वो प्रोफाउंड करती है, उसको जो है क्या करती है, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि ये जो तकलीफ है वो प्रोफाउंड कर देती है, उसे और ज्यादा गंभीर बना देती है। ये कहता है मेकिंग ग्रीफ प्रोफाउंड, वो दुख को और ज्यादा गंभीर बना देती है। और क्या कहता है कि प्रोफाउंड बना देती है, रेस्ट्रेंड, और क्या करती है, और उसे जो है ना शांत भावहीन बना देता है।
जब दुख इंसान के ऊपर पड़ जाता है ना, तो वो भावहीन हो जाता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे लगता है उसकी कोई भावना ही ना हो, कोई उसका भाव ही ना हो, और इमोशनली अनरिजॉल्व, और इमोशनली बहुत ही अनरिजॉल्व हो जाता है, यानी कि न सुलझने वाली चीज हो जाती है, अर्थात वो उलझ जाता है। फॉर रीडर्स, वो रीडर्स के लिए क्रॉस टाइम एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, और वो क्या कहता है कि वो कहता है कि अनरिजॉल्व फॉर रीडर्स, वो रीडर्स के लिए अनरिजॉल्व हो जाती है, एक क्रॉस टाइम, टाइम से आगे निकल जाती है, एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, और जो है इमोशनल एक्सपीरियंस भी जो है उससे भी वो आगे निकल जाती है, हर चीज के ऊपर चली जाती है। जब इंसान के अंदर दुख होता है तो दुख को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, वो ऐसी जो चीज होती है अनरिजॉल्व होती है, अर्थात वो बिल्कुल उलझी हुई रहती, उलझ जाती है, और रीडर्स जो है उन सारी चीजों से आगे निकल जाता है, उन सब चीजों को समझ नहीं पाता है कि ये क्या है, दुख कौन सा है, क्या है। चलिए आइए समरी की देख लेते हैं, ब्रेक की समरी देखते हैं। इन ब्रेक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कन्वेस इंटेंस ग्रीफ फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलन। इसमें जो ब्रेक में अल्फ्रेड टेनिसन जो है क्या करता है, कन्वे करता है, बताता है, वर्णन करता है इंटेंस ग्रीफ, जो उसके अंदर जो छुपा हुआ या उग्र या गंभीर, यहां इंटेंस के माने गंभीर मानिएगा, जो गंभीर ग्रीफ है, जो दुख है, फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड आर्थर हेलन, जो आर्थर हेलन की मौत के बाद उसे एक इंटेंस, एक गंभीर दुख प्राप्त हुआ है, उसी का वो इसमें वर्णन कर रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएम ओपन्स विद द पोएट एड्रेसिंग द सी। पोएम शुरुआत कहां से होती है, वो सी को एड्रेस करता है, कमांडिंग द वेव्स, और वेव्स पे कमांड करता है टू ब्रेक अगेंस्ट द कोल्ड ग्रे स्टोन, कि ब्रेक, रुक जाओ, कहां पर, आओ थोड़ा सा रुक जाती यार, कहां पे रुक जाती, अगेंस्ट द कोल्ड ग्रे स्टोन, जो वहां जहां पे वो बैठा हुआ है, वो ग्रे स्टोन की पहाड़ी पे बैठा हुआ है, वो कहता है कि जरा सा आ जाओ, यहां पे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा बात कर लो। क्यों, तुम तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस चलती चली जा रही हो, तुम्हारे अंदर रुकने का मतलब यहां पे ये है कि तुम्हारे अंदर समाप्त होने का कुछ ये नहीं है, तुम तो लगातार चलती जा रही हो, तुम भी समाप्त हो जाती, लहरें भी समाप्त हो जाती, लहरें भी ठहर जाती, लहरें भी रुक जाती, मगर नहीं, ये तो चलती ही चली जा रही हैं। तो कहता है कि रुक जाओ, लेकिन वो रुकने वाली तो नहीं है, वो चलती जाती हैं, एड्रेसिंग द सी, कमांडिंग द वेव्स टू ब्रेक। और वो क्या कहता है, कहां पे ब्रेक करने की बात करता है, अगेंस्ट द कोल्ड ग्रे स्टोन, दिस हार्श इमेजरी, ये जो हार्श इमेजरी है ना, दिस हार्श इमेजरी, जो कठोर इमेजरी है ना, निर्मम इमेजरी है ना, क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स हिज इमोशनल, और रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है, क्या दिखाती है, रिफ्लेक्ट हिज इमोशनल, वो शो करती है। ये जो पोएम का जो है, जो दिस हार्श इमेजरी है, रिफ्लेक्ट हिज इमोशनल टर्मोइल, वो उसके इमोशनल टर्मोइल को शो करती है। उसके जो टर्मोइल के माने होता है अनिश्चितता की स्थिति, उसकी जो है इमोशनल अनिश्चितता की स्थिति को, उसके आंतरिक खलबली को वो शो कर रही है। टर्मोइल के माने होता है कि अंदर की खलबली या अनिश्चितता, जो अंदर उसके खलबली है, उसके अंदर स्थिरता नहीं है, उसी अनिश्चितता को, अस्थिरता को शो करती है, उसी अनिश्चितता की स्थिति को शो करती है। आगे देखिए क्या कहता है, द पोएट ऑब्जर्व चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द शोर एंड सेलर्स सिंगिंग एज दे वर्क images of life, movement and happiness that sharply contrast with his inner sorrow। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो सीसोर पे बैठा हुआ है, सीसोर पे कोई गुब्बारे से खेल रहा है, कोई अपनी प्रेमिका के गले में हाथ डाल के घूम रहा है, लेकिन यहाँ ये सब कुछ है, लेकिन ये क्या है, वो कंट्रास्ट करता है कि एंड हैप्पीनेस दैट शार्पली कंट्रास्ट विद हिज इनर सारो, और ये सब कंट्रास्ट हैं, ये उलट है उसके इनर सारो के, उसके आंतरिक दुख के जो है सब उलट हैं। ये जितनी चीजें हैं सब उसके जो आंतरिक दुख है, जो उसके मित्र की मौत पर उसको दुख हुआ है, उन सब से ये उलट है, अर्थात विपरीत है। आगे देखिए, टेनिसन रिफ्लेक्ट्स
ऑन द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड। टेनिसन शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने दोस्त के खोने पर, एंड द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिकवरिंग द पास्ट, और वो इम्पॉसिबिलिटीज को भी बताता है कि जो है ये इम्पॉसिबल है कि रिकवरिंग हो जाए द पास्ट, जो गुजरा हुआ समय है वो वापस आ जाए। आगे वो कहता है ही लॉन्ग्स फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड। वो क्या कहता है कि ही लॉन्ग्स फॉर द, उसकी इच्छा है, ही लॉन्ग्स उसकी चाह है, क्या चीज की, फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड, जो गायब हो चुका है, हैंड। वो भी चाहता है कि काश मेरा मित्र होता और मैं उसका हाथ पकड़ करके उसके हाथ में हाथ डाल करके थोड़ा सा मैं भी टहल लेता, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। उसी चीज को ये शो कर रहा है कि वो वैनिश हो चुका है, वो जा चुका है, वो हैंड, वो हाथ जिसको मैं पकड़ के चलता था, वो हाथ अब मेरे साथ नहीं है, अब मैं उस हाथ को टच नहीं कर सकता हूं। एंड आगे क्या करता है, touch vanished hand and the sound of voice that is now silent forever। और जो साउंड है ऑफ वॉइस, जो वॉइस की आवाज की जो बोल है वो अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हैं। दीज एक्सप्रेशन इम्फेसाइज, ये जो एक्सप्रेशन है वो इम्फेसाइज करता है द परमानेंस ऑफ डेथ, परमानेंस ऑफ डेथ के बारे में बताता है, एंड पोस्ट हेल्पलेसनेस, और पोएट की असहायता के बारे में दिखाता है। मौत के सामने मनुष्य असहाय हो जाता है, चाहे किसी का बेटा चला जाए दुनिया से, चाहे किसी का मित्र चला जाए, वो उसे रोक नहीं सकता। लाखों करोड़ों रुपए लोग लेके खड़े रहते हैं, उनके जो काफी पैसे होते हैं कि हम थोड़ा सा एक कुछ समय और जीवित हो लें। लोगों को इस दुनिया में जीने की चाह कितनी होती है कि आज जो देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये एक से एक बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके ऊपर चमचमाते हुए पत्थर लगे हुए हैं, शाइनिंग जो मार्बल्स लगे हुए हैं, और उसके बाद भी इन शाइनिंग मार्बल्स, इन चमचमाते हुए जो है शीश महल जैसे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसमें आप लेके जाइए, लुट के चले आएंगे, मगर आपकी मौत का एक सेकंड वो आपको नहीं दे सकता है। हालांकि वो आपको लूट लेंगे, लेकिन आपको मौत का जो एक सेकंड भी, आपको जीवन में एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं। आपको लगता है कि हमको जीवन मिल जाएगा, और लोग पैसे लुटाते जाते हैं, उनको लगता है कि जीवन मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, जीवन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही मौत जो समय आता है मौत का, वो उसे लेकर के चंपत हो जाता है, आप हाय हाय करते रह जाते हैं। तो यही चीज है, ये बात कह रहा है कि उसके परमानेंस डेथ ऑफ पोएट्स हेल्पलेसनेस, द सी कॉन्टिन्यूज, और समुद्र जो चलता है, इट्स रिदमिक मोशन, उसका एक रिदम है, उसी रिदम में उसका जो मोशन है, जो उसकी गति है, उस रिदम में, उस मोशन में वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। और फिर उसके बाद क्या कहता है कि मोशन इनडिफरेंट टू ह्यूमन ग्रीफ सिंबलाइजिंग टाइम्स अनस्टॉपेबल फ्लो। वो क्या कहता है कि ये जो बताता है ना कि जो है ये उदासीन होता है, इनडिफरेंट होता है, रिदम है, और ये बताता है, इस मोशन बताता है, और बताता है ना कि ये जो समय है ना, ये क्या है, ह्यूमन ग्रीफ को बताता है कि ये सारी चीजें जो है ये इंसान के जो है दुख से ना उदासीन है, इनडिफरेंट है। उनको ये नहीं है कि कोई यहां पे उदास बैठा है, कोई यहां पे उदास बैठा है, कोई परेशान बैठा, उससे उसको मतलब नहीं है, वो अपना ऐसे ही चलते रहते हैं, वो अपने रिदम में चलते रहते हैं, अपने रिदम में बच्चे खेल रहे हैं, अपने रिदम में जो सेलर्स हैं वो गा रहे हैं। किसी को आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने दुख में पड़े रहिए, उनका सॉन्ग चलता है, इनका प्ले चलता है, लहरों का उछलपना चलता है, लहरों का डांस चलता है, लेकिन आपके दुख से उनको कुछ लेना देना नहीं है, आपके दुख से उनको कुछ जो है ये नहीं है कि जो है मतलब नहीं है कि एक यहां आदमी बैठा हुआ है तो हम शांत हो जाए। ये सिंबलाइज करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, टाइम इज अनस्टॉपेबल फ्लो,
कि समय जो है ना अनस्टॉपेबल फ्लो है, अर्थात आप इसे रोक नहीं सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते हैं, ये अपने अनुसार चलता रहेगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आगे देखिए पोएट क्या कहता है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हिज पेन। आर्टिकुलेट के माने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, वो जो है करना चाहता है, आर्टिकुलेट करना चाहता है, आर्टिफाइस करना चाहता है, शो करना चाहता है, सुंदरतापूर्वक दिखाना चाहता है इस पे अपने दुख को। वर्ड सीम्स इनसफिशिएंट, वो अपने दुख को बताना चाहता है, शो करना चाहता है, लेकिन क्या है, ये जो वर्ड सीम्स इनसफिशिएंट टू एक्सप्रेस क्या है, टू were seem insufficient to express the depth of his suffering, leading to the restrained and broken expression. वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि वो अपने दुख को तो बताना चाहता है, वो अपने संघर्षों को तो बताना चाहता है, लेकिन ये जो है ना अपने दुख को बताना चाहता है, लेकिन उसको जो है ना कुछ नहीं, ये क्या कर रहा है कि वर्ड सीम्स इनसफरिंग सफिशिएंट, और जो शब्द है इनसफिशिएंट है, अनुपयुक्त है, उसके पास सफिशिएंट शब्द नहीं है, अर्थात उचित शब्द नहीं है, अर्थात शब्द का जो भंडार नहीं है कि वो अपने दुख को बता सके, अपने दुख को बता सके कि वो कितनी गहराई से, उसको दुख कितना गहरा है वो शब्दों में उसे नहीं बता सकता। लीडिंग टू रिस्ट्रेन, और उसे जो है क्या कर देता है, उसे भावहीन कर देता है। जब दुख कहने का मेरे पास शब्द ही नहीं है तो मैं अब दुख क्या कहूंगा कह करके, तो उसे शांत कर देता है, भावहीन कर देता है, एंड ब्रोकन एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन को तोड़ देता है। द रिपीटेशन ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ध्यान दीजिएगा, द रिपीटेशन ऑफ ब्रेक 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 मिरर्स द पोंडिंग ऑफ वेव्स एंड द ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट। यहां पे बात आ रही है कि वो क्या कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन है, ये जो ब्रेक ब्रेक का रिपीटेशन है, जो 3 बार उसने ब्रेक किया है, ये मिरर से है। द पोंडिंग जो है, पोंडिंग के माने होता है किसी वस्तु को पर बार बार चोट मारना, है ना, या जैसे पोंडिंग बहुत से शब्द आते हैं जिससे एक बात और मैं बता दूं, तड़ मारना, तड़ मार रहा है, चैट चैट मार रहा है, किसको, ऑफ वेव्स एंड द ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट। जैसे लग रहा है कि वो तो पत्थर पे चोट मार रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है उसके दिल को तोड़ रही है। वो चट्टानों को नहीं तोड़ रही है बल्कि उसके दिल को तोड़ रही है ना, वो चट्टानों को नहीं तोड़ रही है बल्कि उसके दिल को तोड़ रही है। ब्रेक के माने यहां तोड़ना की भी है, पीटना है, ताड़ ताड़ मार के, जैसे धाड़ धाड़ मार करके आप किसी चीज को तोड़ देते हैं, वैसे ही लगता है कि वेव्स आकर के उसके हार्ट पे मारते हैं और उसका दिल टूटता जाता है। पोएट का हार्ट जो है टूटता जाता है, बिखरता जाता है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, बाय द एंड टेनिसन एक्सेप्ट, अंत में टेनिसन एक्सेप्ट करता है दैट सारो कैन नॉट बी अनडन। वो कहता है ना कि सारो जो है ना अनडन है, यानी कि इसे बांधा नहीं जा सकता है, ये खुला हुआ है, दुख जो है ना ये खुला हुआ है, बांधा नहीं गया है इसे, ये खुला गया, खुला छोड़ दिया गया। दुख जो है ना, ये दुख ऐसी चीज है जो हमेशा आदमी के पीछे लगा रहता है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख तो एक छांव में ढलती आती है और जाती है। तो ये जो दुख है ना अनडन है, ये खुला हुआ है, इसे बांधा नहीं गया है। ये दुख जो है ये हमेशा आता जाता रहता है। द पोएम डज नॉट ऑफर, ये पोएम जो है ना, द पोएम डज नॉट ऑफर कंसोलेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पोएम जो है ना कोई कंसोलेशन, कोई सांत्वना नहीं देती है। कंसोलेशन के माने सांत्वना देना, और कंसोलेशन और रिसोल्यूशन, ना तो कोई इसका जो है संकल्प बढ़ाती है, कोई सॉल्यूशन देती है। पोएम है वो दुख प्रकट करती है और इस दुख को मिटाने का कोई सॉल्यूशन नहीं देती है कि आप अपने दुख को ऐसे मिटा लो, अपने दुख को ऐसे कम कर लो। और एक बात, ये दुख जिसको पड़ा है वही दुख जानता है,
है ना। मैंने अभी आपको एक शेर सुनाया था कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो यही चीज है, ये जीवन से संबंधित है कि अगर आप दुख करके, दुख को हंस करके गुजार देते हैं तो लोग समझते हैं कि आप ठीक ठाक हैं। आप वो लोग अंदर से कोई देखता नहीं है। तो दुख को हराने का एक सबसे बढ़िया मेरा उपाय है, रिसोल्यूशन जो मैं बता रहा हूं, कि जीवन में दुख आए हंसते बोलते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि दुख का कोई रिसोल्यूशन है ही नहीं सिवाय इसके। आप क्या करोगे? बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। कभी कभी आपका फ्रेंड्स आपसे नाराज हो जाता है, वो भी जो है एक दुख की बात होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका साथी यूं ही आपसे हाथ छुड़ा के चला जाता है और आपको दुख दे के चला जाता है। लेकिन उस दुख को सहन करिए और इस तरह रोना पीटना, मोर्निंग करना, जो है आहें भरना, ये सब फालतू की चीजें हैं। मैं ये रेसोल्यूशन देता हूं, ये जो है टेंशन तो नहीं दिया, कि दुख के समय में भी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को जीते रहिए। जीवन तो है, जब तक समय है तब तक आपको जीना है, और दुख तो हमेशा का साथी है। ये दुख आपके साथ ही रहना है, इसीलिए उस दुख के साथ खुश रहना सीखिए। ये मेरा रिसोल्यूशन है। तो यही इसमें बात बताता है कि वो कोई रिसोल्यूशन नहीं देता है और कोई कंसोलेशन नहीं देता है कि नहीं भाई आप यहां तक ये मत कीजिए, ऐसे रहिए वैसे रहिए, कोई चीज को ये नहीं बताता है। आगे देखिए क्या कहता है कि वो जो रिसोल्यूशन नहीं देता है, ट्रांसफॉर्म resolution, instead it present grief as a lasting emotional state, बल्कि वो प्रेजेंट करता है दुख को एज अ लास्टिंग इमोशनल स्टेट। वो ये कहता है ना कि लास्टिंग है, देर तक रहने वाला है, चिरस्थायी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, ये चिरस्थायी है, ये हमेशा रहने वाला है, और ये एक भावनात्मक स्थिति है और इसी के साथ हमें जीना है। आगे देखिए वो क्या कहता है, थ्रू सिंपल लैंग्वेज एंड पावरफुल इमेजरी टेंशन ट्रांसफॉर्म पर्सनल लॉस इनटू ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। वो क्या कहता है कि अपने जो शब्दों से, अपने पावरफुल इमेजरी से टेंशन जो ट्रांसफॉर्म रूप बदल देता है, पर्सनल लॉस को, अपने व्यक्तिगत नुकसान को इनटू यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, वो एक सार्वभौमिक एक्सपीरियंस में, एक सार्वभौमिक चीज में उसको चेंज कर देता है। शोइंग हाउ नेचर्स कंटिन्यूटी कंट्रास्ट विद द ह्यूमन मॉर्टेलिटी एंड इमोशनल फ्रेजिलिटी। वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि हाउ नेचर कंटिन्यू कंट्रास्ट, वो कंट्रास्ट करता है। वो ये कहता है कि ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस बताता है, और ये कहता है कि नेचर की कंटिन्यूटी जो है ना, ये कंट्रास्ट करता है, उसका विरोधाभास है विद द ह्यूमन मॉर्टेलिटी। मनुष्य की जो मॉर्टेलिटी है, अर्थात इसका जो है नश्वर होना है, ये नश्वर है, उसी से इसको कंट्रास्ट करता है। एंड इमोशनल फ्रेजिलिटी, और ये बताता है कि एक भावनात्मक क्षणभंगुरता है। फ्रेजिलिटी माने क्षणभंगुरता, यानी कि ये भंगुर होने वाला है, जीवन भंगुर है, समाप्त तो हो जाने वाला। फ्रेजिलिटी माने भंगुरता है, क्षणभंगुरता नहीं है। मैं फ्लो में बोल गया कि फ्रेजिलिटी है, ये भंगुरता है, ये समाप्त हो जाने वाला है। और क्या कहता है, इट कैप्चर्स विक्टोरियन रिस्ट्रेंट, ये विक्टोरियन रिस्ट्रेंट को, ये जो है विक्टोरियन रिस्ट्रेंट को शांत करता है। कैप्चर्स विक्टोरियन रिस्ट्रेंट, नियंत्रित करता है। और क्या कहता है, पर्सनल मोर्निंग, और ये जो है व्यक्तिगत जो है उसकी जो मोर्निंग है, जो रोना धोना है, जो विलाप है, उसको ये रोकता है। एंड द एंड्योरिंग स्ट्रगल टू रिकंसील मेमोरी, और फिर क्या कहता है, एंड द एंड्योरिंग, जो एक एंड्योरिंग है, अर्थात जो हमेशा रहने वाला जो दुख है ना, जो कभी समाप्त न होने वाला, एंड्योरिंग माने जो मजबूत संघर्ष है ना, टू रिकंसील समाधान करना, मेमोरी लॉस एंड टाइम विद इन द ह्यूमन, और क्या कहता है, लॉस एंड टाइम विद इन द ह्यूमन हार्ट एंड शेयर्ड साइलेंट सफरिंग यूनिवर्सली। और वो क्या कहता है कि वो इन सारी चीजों को शेयर कर देता है, किससे, साइलेंट सफरिंग, अपनी सफरिंग को, जो उसकी साइलेंट सफरिंग है, टू किसको, यूनिवर्सली, और पूरे लोगों को, जो है सभी लोगों को, पूरे विश्व में ये अपने दुख को, साइलेंट दुख को
क्या कर देता है, बांट देता है, सुना देता है। और यही चीज है कि हमारा जो दुख है ये इन साइलेंट साउंड से, बिना कहे हुए कुछ चीजों को शो करके वो अपने दुख को व्यक्त कर देता है। हालांकि उसके पास दुख व्यक्त करने के शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप रह करके, खामोश रह करके वो अपने दुख को सारी दुनिया को सुना देता है। तो यही चीज इसमें दिखाई गई है। इसका हिंदी भी थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, देख लीजिएगा, आराम से देखिए हिंदी। मेरा ये नहीं कहने का मतलब है हिंदी को पर पूरा डिपेंड मत होइएगा। आइए चला जरा सा कोई क्वेश्चन देख लीजिए जो बहुत ही आवश्यक है। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, इसको जरा सा देख लीजिएगा। डिस्कस टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। टेनिसन के बारे में आपको लिखना है कि टेनिसन एक विक्टोरियन एज का एक रिप्रेजेंटेटिव पोएट है जो है, इसको आपको लिखना है। ये आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए आपकी परीक्षा में। और इसको लिखिएगा, आराम से लिखिएगा। इसको भी मैंने थोड़ा सा जो पोएट मुश्किल है ना, उनको थोड़ा सा मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, जैसे इनके अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है ताकि आप बैंकरप्ट ना हो। इन हेडिंग्स को याद रखिएगा तो आप बैंकरप्ट नहीं होइएगा, उनके बारे में पूरी बातें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने बांट दिया है ताकि आप जो है इनको आसानी से लिख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुज डेथ इज द मोर्न बाय द टेनिसन। किस पर वो विलाप कर रहा है, किसकी मौत पे विलाप कर रहा है, ये पोएम मैंने बता दिया है पहले ही, इसको भी आप देख सकते हैं, आराम से देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द वर्ल्डली ट्रेंड। वो वर्ल्डली ट्रेंड को किस तरीके से वो शो कर रहा है, थिंक कर रहा है, इसके बारे में ये पोएम है। इसको भी मैंने हिस्सों में बांट दिया है, बल्कि यहाँ पे मैंने थोड़ा कलर्ड भी कर दिया है। इसको देखिए आराम से और एक एक पार्ट को देख करके इसका जो है आंसर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डज द पोएट शोज हिज एक्सट्रीम जेलेसी फॉर द फिशरमैन्स एंड बॉयज एंड सेलर्स लैंड। जो वहां पे जो खेल रहे हैं तो उनसे क्यों वो जो है एक्सट्रीम जेलेसी दिखा रहा है कि इनको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे दुख से मतलब नहीं है। इसको भी मैंने शो किया है, अलग अलग पार्ट में इसको बांट दिया है, इसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आता है, हाउ डज द पोएट मेक कंट्रास्ट बिटवीन द हैप्पी चिल्ड्रेन एंड हिज ओन सारो। कैसे वो कंट्रास्ट करता है, जो बच्चे वहां पे खुशी खुशी खेल रहे होते हैं, उसका मैंने वर्णन किया था और इसको यहाँ पर भी मैंने दे दिया। जैसा ध्यान दे से इसको अध्ययन कर लीजिएगा और ये परीक्षा में संभव है कि पूछा जा सके। तो ये आपके 5 क्वेश्चन से, इन 5 क्वेश्चंस को अध्ययन कीजिएगा, चाहे जैसे भी अध्ययन कीजिए, चाहे वीडियो को पास करके देखिए या जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा सजेशन रहता है कि स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको जब भी मौका लगे आप ऑफलाइन भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप ऑफलाइन अध्ययन कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, रुक करके अध्ययन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार के वीडियोस पाने के लिए, आपके एकेडमिक क्लासेस की वीडियोस पाने के लिए लीड लाइन बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर ये आपके कोई दोस्त के यूजफुल हो तो उसको शेयर करना कतई मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो कमेंट भी कीजिए ताकि मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो दे सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।